एक लंबे समय के लॉकडाउन के बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं और चूँकि आपकी आयोग की परीक्षाएं अभी निकट है तो उसमें जो मुख्य टॉपिक है उन्हीं पर हम मुख्यतः डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को लाभ भी हो जाए। और साथ साथ हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और उसके जो मेंस के क्वेश्चन है उस पर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन भी कभी कभी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। तो हम लोग पहले शुरू करेंगे खगोल की एस्ट्रोनॉमी, और एस्ट्रोनॉमी में आपका टॉपिक है अक्षांश, लैटिट्यूड। ऐसे ही 8-10 टॉपिक है, अक्षांश और देशांतर, और कई भागों में भूगोल को बांटा गया। जैसे मैंने खगोल की कहा, फिजिकल ज्योग्राफी कहा, इंडियन ज्योग्राफी कहा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी कहा, तो ऐसे कई पार्ट्स में बांटा गया है। तो हम लोग पहले अक्षांश को शुरू करते हैं। हर टॉपिक के बारे में ध्यान रखिएगा कि हमको इन 3 चीज़ों की जानकारी चाहिए। आप अपने यहाँ भी सोचते रहिए अपने दिमाग में कि इन 3 चीज़ों का आंसर मिल रहा है कि नहीं, कि कोई भी टॉपिक क्या है, क्यों है और कैसे। इन तीनों की जानकारी आपको मिलनी चाहिए। यदि इन तीनों के बारे में कम जानते हैं तब भी कमी है और ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं। ना प्री में इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, ना मेंस में। आईएएस में ये तीनों प्रश्न एक ही क्वेश्चन में एक ही टॉपिक के साथ आ जाते हैं, इसलिए विश्लेषणात्मक क्वेश्चन होते हैं। अदर एग्जामों में या तो क्या पूछेगा, या तो क्यों पूछेगा, या तो कैसे पूछेगा। अंतर ये है। तो हम लोग पहले देखते हैं अक्षांश। जैसे मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब है, पृथ्वी है, अर्थ है, और अर्थ का ये नॉर्थ पॉइंट है, नॉर्थ एक्सिस, और ये साउथ एक्सिस, साउथ एक्सिस, और ये हो गया नॉर्थ एक्सिस। ये वे 2 पॉइंट हैं जिस पर पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। और हमको देखना है अक्षांश। तो अक्षांश इस ग्लोब पर इस तरह से ऐसी रेखा होती है, ऐसे इस तरह से रेखा खींची होती है, क्षैतिज रेखा है। और देखा जाए, जैसे मान लीजिए मैं कलाई में देख रहा हूँ ये मोरी बंधा हुआ है, तो पूरे ये वृत्त का निर्माण कर रहा है। तो उसी तरह ये भी सोचिए पृथ्वी पर वृत्त का निर्माण करती है। हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट की बॉल देखिए, क्रिकेट की बॉल पर सिलाई होती है, तो जो वो सिलाई होती है क्रिकेट की बॉल पे, तो उसी तरह ये अक्षांश रेखाएं भी ऐसे ही खींची होती हैं। तो देखने से ही समझ में आ रहा है कि अक्षांश जो रेखा है वह एक क्षैतिज रेखा है और वृत्ताकार रेखा है। लेकिन प्रश्न एक और आपके सामने आता है कि मैप पर दी गई जितनी भी जानकारियां हैं वह वास्तविक धरातल पर दिखती है। यदि कहा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया कहीं न कहीं है, यदि कहा जा रहा है एवरेस्ट पर्वत है तो है, जाएंगे तो एवरेस्ट पर्वत दिखाई भी देगा, गंगा यमुना का संगम इलाहाबाद में है तो दिखाई देगा, थार मरुस्थल रेगिस्तान राजस्थान में है तो राजस्थान जाने पर दिखाई देगा। लेकिन क्या पृथ्वी पर कहीं अक्षांश और देशांतर रेखाएं भी दिखाई देती हैं? तो ये क्लियर होगा कि ये रेखाएं दिखाई नहीं देती हैं। तो इसका मतलब कि अक्षांश रेखा एक काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है। दूसरी चीज क्या दिख रही है? ये क्षैतिज है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो दूसरा हम देख सकते हैं कि जो अक्षांश है यह क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा है, और यह एक सर्किल यानी वृत्त का निर्माण करती है। तो यह वृत्ताकार है, वृत्ताकार रेखा है। तो हम कह सकते हैं कि जो अक्षांश है वह काल्पनिक क्षैतिज और वृत्ताकार रेखा होती है। थोड़ी सी सिर्फ क्या जानने के लिए हम कर रहे हैं, कैसे इसको बनाया गया ये देखा जाए तो ये जो नॉर्थ एक्सिस है इसके ऊपर यहाँ पर एक तारा है जिसको जाना जाता है पोल स्टार, यानी ध्रुव तारा। और ध्रुव तारा यहाँ खड़े व्यक्ति को ऐसे दिखाई देगा 90 डिग्री के एंगल पर, इसलिए इसको कहा गया 90 डिग्री का अक्षांश। इसी तरह इस साउथ एक्सिस के ऊपर यहाँ पर त्रिशंकु तारामंडल है इधर, और त्रिशंकु तारामंडल का क्रॉस स्टार है यहाँ पर। यहाँ पर देखा जाए तो क्रॉस स्टार है, क्रॉस
स्टार। तो क्रॉस स्टार भी यहाँ लंबवत दिखाई देता है एकदम ऐसे 90 डिग्री के एंगल पर, तो इसको कहा गया 90 डिग्री साउथ अक्षांश, यानी 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। और ये जो बीच में रेखा है जिसको हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर भी कहते हैं, यदि इसको देखा जाए तो यहाँ से पृथ्वी के सेंटर से भी ये इधर 90 डिग्री है और ये 0 डिग्री है और इधर ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो यानी हम क्या कहें कि पृथ्वी के केंद्र से ये 90 डिग्री के स्थान पे है और ये इधर 90 डिग्री के स्थान पे है और ये 0 डिग्री के स्थान पे। तो पृथ्वी के बीच में ये जो रेखा होती है जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा, इक्वेटर या विषुवत रेखा, यह 0 डिग्री की अक्षांश रेखा होती है। तो ये 0 डिग्री का अक्षांश, जैसे देखिए कोई व्यक्ति यदि पृथ्वी के केंद्र से देखा जाए 90 डिग्री है तो यहाँ से सीधा दिखे, लेकिन यदि सामने दिख रहा है तो क्या होगा 0 डिग्री। तो यानी यहाँ कोई खड़ा व्यक्ति यदि ध्रुव तारे को देखेगा तो उसको सामने ऐसे दिखेगा, ध्रुव तारा सामने क्षैतिज में 0 डिग्री के अक्षांश पर दिखेगा। तो ये स्थिति बन रही है। अब ऐसे देखिए एक और चीज़ देखा जाए, मान लीजिए पृथ्वी के केंद्र से, सेंटर से यदि कोई पृथ्वी पर स्थान ये है और ये 45 डिग्री के अक्षांश पे है, तो इधर भी 45 डिग्री के स्थान पर कोई ना कोई स्थान होगा ही, और इधर भी 45 डिग्री पर होगा, उधर भी होगा। तो इन सभी को मिलाने वाली, यानी पृथ्वी के केंद्र पर वो सभी स्थान जो पृथ्वी के केंद्र से 45 डिग्री के झुकाव पर हैं, उन सबको मिलाने वाली रेखा 45 डिग्री का अक्षांश कहलाएगी। तो ये 45 डिग्री का अक्षांश कहलाएगा। इसी तरह इधर भी मान लीजिए होगा, तो इधर ये मिलाने वाली रेखा ये 45 डिग्री का अक्षांश कहलाएगी। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो 45 डिग्री नॉर्थ, और ये सदर में 45 डिग्री साउथ, ये भी 90 डिग्री नॉर्थ और ये भी 90 डिग्री साउथ। इसी तरह देखिए यदि 20 डिग्री के अक्षांश पर कोई है इधर, और इधर भी जितने स्थान हैं उन सभी को मिलाने वाली रेखा 20 डिग्री का नॉर्थ अक्षांश कहलाएगी। इसी तरह मान लीजिए इधर भी 20 डिग्री पर जितने भी बिंदु हैं सबको मिलाने वाली रेखा 20 डिग्री का साउथ अक्षांश कहलाएगी। जैसे हम एक और चीज़ से देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये कार्डबोर्ड है, यदि इस 0 डिग्री से पृथ्वी को काट दिया जाए तो विचार करिए यहाँ से नीचे पृथ्वी ऐसे कर्व मिलेगी, जैसे गेंद है काट दिया मैंने बीच से तो नीचे कर्व मिलेगा। अब ध्रुव तारा हमको यहाँ 90 डिग्री पे दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री पे है तो ये 0 डिग्री, ये वाला बिंदु 0 डिग्री, ये वाला बिंदु 0 डिग्री, ये वाला बिंदु भी 0 डिग्री। तो जितने भी 0 डिग्री पर है पृथ्वी के केंद्र से सबको मिलाने वाली रेखा 0 डिग्री का अक्षांश है। यहाँ से 45 डिग्री यहाँ कोई स्थान है, इसी तरह इधर भी है, इसी तरह इधर भी है, इसी तरह इधर भी, इन सब को मिलाने वाली रेखा 45 डिग्री का अक्षांश का रेखा कहलाती है। अब इसी चीज़ को हम यहाँ लिख सकते हैं एक और लाइन बढ़ा करके कि अक्षांश जो काल्पनिक क्षैतिज वृत्ताकार रेखा है वह पृथ्वी के केंद्र से समान झुकाव वाले स्थानों को आपस में मिलाती है, यानी पृथ्वी के केंद्र से इक्वल कर्व एरिया को आपस में मिलाती है। यानी पृथ्वी के केंद्र से समान झुकाव वाले स्थानों को मिलाती है। इक्वल कर्व एरिया या सेंटर से एक एंगुलर डिस्टेंस को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। अब इतनी चीज़ें हमको जानकारी मिल गई, एक चीज़ और देख सकते हैं। सोचिए ये बीच बीच का यदि एंगल हम हटा दें कि किस एंगल पर है, केवल रेखा की बात की जाए तो ये रेखा देखा जाए तो हर जगह दूरी समान है, यानी एक दूसरे के पैरेलल है। देखिए ध्यान से, ये जो रेखाएं हैं ये एक दूसरे के ऐसे समानांतर हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए अक्षांश रेखाओं को पैरेलल लाइन के नाम से भी जाना जाता है। यानी हम क्या कहें कि अक्षांश समानांतर रेखा है, यानी पैरेलल लाइन होती है, इसलिए इसे 45 डिग्री पैरेलल, 20 डिग्री पैरेलल, 90 डिग्री पैरेलल, 20 डिग्री पैरेलल ऐसे नामों से जाना जाता है, यानी इसको समानांतर रेखा भी कहते हैं। अब एक लाइन में हम कहें परिभाषा दिया जाए कि अक्षांश क्या है, तो परिभाषा देंगे कि ग्लोब पर या मानचित्र पर खींची जाने वाली काल्पनिक वृत्ताकार रेखा जो क्षैतिज दिशा में निर्मित होती है
और पृथ्वी के केंद्र से समान झुकाव वाले स्थानों को आपस में जोड़ती है और एक दूसरे के समानांतर होती है, अक्षांश रेखा कहलाती है, लैटिट्यूड कहलाती है। तो हमने देख लिया क्या। अब हम देखें कि कैसे बनाया गया। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पृथ्वी के केंद्र से समान झुकाव वाले स्थानों को आपस में जोड़ करके बनाया गया। तो क्या के साथ कैसे भी निकल गया और इन दोनों को मिलाकर परिभाषा भी क्लियर हो गई। अब हमको देखना है कि आखिर क्यों बनाया गया, क्या आवश्यकता थी अक्षांश रेखाओं की बनाने जाने की। क्यों? क्योंकि ये काल्पनिक रेखा है, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इसकी कल्पना की गई। आइए देखते हैं। देखिए, ये ग्लोब है, ये नॉर्थ एक्सिस है, यानी 90 डिग्री का ये अक्षांश है, और ये आपका साउथ एक्सिस है, 90 डिग्री साउथ अक्षांश है। और ये मैंने कहा कि बीच में ये 0 डिग्री का अक्षांश है, 0 डिग्री। और इस 0 डिग्री को कहा जाता है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसको हम इक्वेटर भी कह सकते हैं, इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं। और अक्षांश में जितना भी अक्षांश है वो सब वृत्ताकार रेखा है, और सभी वृत्तों में सबसे बड़ा वृत्त है, इसलिए इसको लार्ज सर्किल या बृहद वृत्त भी कहते हैं। यदि यहाँ से पृथ्वी को काट दिया जाए तो आधा इधर बढ़ जाता है और आधा इधर बढ़ जाता है, यानी ग्लोब पृथ्वी अर्थ 2 भागों में बढ़ जाती है। इसको कहते हैं नदर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और इसको कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का विभाजन कौन सी रेखा करती है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। जब सूर्य 21 मार्च और 22 या 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पड़ती हैं, उस समय दिन और रात की अवधि पूरी पृथ्वी पर बराबर होती है, जिसको विषुव कहा जाता है, और उसीलिए इसको विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर अब हम समझते हैं, एक अक्षांश है 10 डिग्री, यहाँ है 10 डिग्री नॉर्थ, और एक अक्षांश है यहाँ पर जिसको हम कह सकते हैं 10 डिग्री साउथ, यानी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश। ये वो क्षेत्र है जहाँ पृथ्वी सबसे कम कर्व है, यानी यहाँ से कर्व होती गई है, सबसे कम कर्व है, इसलिए सालों भर यहाँ पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, परपेंडिकुलर पड़ती है, वर्टिकल पड़ती है। तो सालों भर यहाँ मौसम कैसा होगा? जैसे हमारे यहाँ मई जून में होता है, तो सालों भर यहाँ मौसम क्या होता है? ऐसे ही होता है। अब जैसे मैंने कहा 10 डिग्री, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सीधे 10 डिग्री है, 0 के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। अब सोचिए उत्तरी गोलार्ध में यदि हम देख लें कुल कितने अक्षांश हैं, तो 0 से लेकर 90 तक कुल 90 अक्षांश इधर मिलेंगे, 1 से शुरू करें तो, और उतना ही इधर देख लें तो इधर भी 90 अक्षांश मिलेंगे। कुल मिला के होगा 180, लेकिन क्या उसमें 0 को काउंट किया गया है? नहीं। तो 0 को भी जोड़ लें तो अक्षांशों की कुल संख्या 181 होता है, 181। 90 उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में, और 0 को भी ले लिया जाए तो 181 अक्षांश पृथ्वी पर पाए थे। लेकिन एक प्रश्न यहाँ पर और है कि यदि देखा जाए सभी अक्षांश रेखा की तरह हैं या वृत्त की तरह हैं, सभी अक्षांश से वृत्ताकार हैं, लेकिन विचार करिए क्या ये 90 डिग्री अक्षांश भी वृत्त होगा या बिंदु होगा? तो उत्तर मिलेगा कि 90 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 90 डिग्री साउथ अक्षांश ये रेखा की तरह नहीं है, बिंदु की तरह है। तो 181 में 2 ऐसे अक्षांश हैं जो बिंदु की तरह हैं, तो यानी हम कह सकते हैं बाकी शेष 179 रेखा की तरह है। यानी अक्षांश रेखाओं की संख्या 179, अक्षांश बिंदुओं की संख्या 2 हो गई, और कुल अक्षांशों की संख्या 181 हो गई। तो उसी में हमने यहाँ पे लिखा कि एक ये 10 डिग्री है और एक ये 10 डिग्री है, इसके बीच में सालों भर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। सोचिए यदि सालों भर सूर्य की किरण यदि सीधी पड़ती हो तो हमेशा मौसम गर्म रहेगा, कभी वहाँ जाड़े का मौसम नहीं आता है। और वहाँ की स्थिति ये है कि प्रतिदिन दोपहर बाद से शाम तक वर्षा होती रहती है। सोचिए यदि दिन भर खूब तेज तापमान है तो वाष्पोत्सर्जन की दर ज़्यादा होगी, यानी वेपोरेशन की दर ज़्यादा होगी, तो क्लाउड यानी बादल भी ज़्यादा बनेंगे, और बादल ज़्यादा बनेंगे तो रेनफॉल यानी वर्षा भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। यहाँ डेली दोपहर बाद से शाम तक वर्षा होती रहती है, इसे 4 बजे वाली वर्षा का भी क्षेत्र कहा जाता है। और इस जोन को
जोन को, क्षेत्र को हम कहते हैं विषुवत रेखीय क्षेत्र। विषुवत रेखीय क्षेत्र यानी इक्वेटोरियल जोन। इक्वेटोरियल जोन, ठीक है, विषुवत रेखीय क्षेत्र। अब यहां देखिए, एक यहां पर अक्षांश है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इसको कहा जाता है कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरह दक्षिण गोलार्ध में 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। अब प्रश्न दो उठता है इसमें। पहली बात, ये कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, दूसरा है ये यहीं पर क्यों है। जैसे देखिए 181 अक्षांश हमने अभी काउंट कराया आपको कि यहाँ 0 से लेकर आगे 90 अक्षांश यहाँ मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 90, उसी तरह 90 इधर मिले। क्या ये 1 2 3 4 जो हम काउंट किए 90 अक्षांश, क्या उसमें किसी को आधा काउंट किया गया था? 23.5 हाफ तो किसी को काउंट नहीं किया गया था। तो यहाँ सब प्रश्न ये उठता है कि आखिर 23 पर ही क्यों, 23 के बाद 23.5 क्यों बनाया गया, यहाँ पर भी क्यों बनाया गया, ये यहीं पर क्यों है। तो देखिए, पृथ्वी को हमने एकदम सीधा बना दिया है, जबकि आप पढ़े होंगे कि पृथ्वी सीधी नहीं है, पृथ्वी झुकी हुई है। पृथ्वी कैसी है? झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी है। लेकिन ये झुके हुए पे दो प्रश्न हैं। जैसे विचार करिए, ये ग्लोब है और हम यहाँ पर ऐसे, ये सीधा है और ये ऐसे सीधा हम देख रहे हैं, तो नॉर्थ पोल यहाँ ना होकर नॉर्थ पोल यहाँ पर है और साउथ पोल यहाँ पर है। ये पृथ्वी झुक गई, ये पृथ्वी झुक गई, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये डिग्री 23.5 है, ये डिग्री 23.5 है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो 66.5 है। यानी पृथ्वी क्या है, अपने लंबवत यानी वर्टिकल एक्सिस से 23.5 झुकी हुई है, लेकिन अपने इस हॉरिजेंटल एक्सिस से देखा जाए तो ये 66.5 डिग्री के झुकाव पर है। यानी एक्सिस से 23.5 डिग्री और पैरेलल से या अपने ऑर्बिट प्लेन पर, कक्षा तल पर, वो 66.5 डिग्री के झुकाव पर है। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब इस झुकाव से पृथ्वी पर क्या हो जाता है, इस चीज़ को आइए हम लोग देखते हैं। इस 23.5 डिग्री के झुकाव को हम लोग देखें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, ये सन है और ये पृथ्वी चक्कर लगा रही है, इसका अर्थ जो है सर का रिवोल्यूशन कर रही है, परिक्रमा कर रही है। तो यहाँ अर्थ है और ये ऐसे झुकी हुई है, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। ये 0 डिग्री के एक्सिस 0 डिग्री है पैरेलल, और ये कर्क रेखा, मकर रेखा। अब सोचिए, सूर्य की सीधी किरणें इस समय कहाँ पड़ रही हैं? मकर रेखा पर। यही पृथ्वी जब चक्कर लगाते हुए इस साइड आएगी और इधर भी ऐसे ही झुकी रहेगी, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। अब देखा जाए तो सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पहुंच रही हैं? कर्क रेखा पर। यानी हम ये कहें कि पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा कर रही है, चूंकि सूर्य की किरण तो 0 डिग्री पर ही लंबवत होती है, लेकिन झुके होने और परिक्रमा करने के कारण ये सूर्य उत्तरायण होकर कर्क रेखा तक जाता है। यानी उसकी सीधी किरणें उत्तर की ओर बढ़ती हैं और अधिकतम कर्क रेखा तक जाती हैं, फिर रिटर्न होकर विषुवत रेखा पर आती हैं और पहुंच जाती हैं मकर रेखा पर, फिर ऐसे होकर फिर पहुंचती हैं कर्क रेखा पर। फिर यानी सूर्य की सीधी किरणें कभी भी कर्क रेखा के बाहर नहीं जाएगी
और ना ही मकर रेखा के बाहर जाएगी। तो कर्क और मकर रेखा क्या हो गई? सूर्य के सीधी किरणों की सीमा रेखा हो गई। हम कह सकते हैं कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, इसी तरह 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। और ये दोनों क्या है? सूर्य के वर्टिकल रेज की बाउंड्री है, सीमा रेखा है, सूर्य के सीधी किरणों की सीमा रेखा है। और ये भी कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है, पूरा एरिया है, इसी बीच में साल भर में कम से कम एक बार सीधी किरण जरूर पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सीधी किरण यदि यहाँ है तो इसका मतलब यहाँ तिरछी किरण है, और सीधी किरण यदि यहाँ है तो इसका मतलब यहाँ तिरछी किरण है। लेकिन इस विषुवत रेखी क्षेत्र में सालों भर सीधा है। तो यह जो एरिया है, इस एरिया में साल भर में एक बार सीधी किरण जरूर पड़ेगी। और ऐसे ही क्षेत्र को जहाँ कम से कम एक बार सीधी किरण जरूर पड़ती है, उसको कहा जाता है टॉरिड जोन या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी टोरिड जोन, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इसी तरह ध्यान दीजिए, एक यहां पर एक्सिस है, सॉरी एक्सिस नहीं, यहां पर एक रेखा है 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश की रेखा है, जिसको हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं। आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्किल के नाम से जानते हैं। आर्कटिक सर्किल। इसी तरह 66.5 डिग्री साउथ है, जिसको अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अंटार्कटिक सर्किल। अब सोचिए क्या है, इसको हम देख रहे थे दोनों को कि सूर्य के सीधी किरणों की सीमा रेखा है। यदि ये सीमा रेखा है तो इसका मतलब इसके इधर किरणें जो जाएंगी वो कैसे जाएंगी? तिरछी, बिल्कुल सीधा वर्टिकल नहीं होगा, तिरछी किरण पड़ेगी। और जहां पर ये तिरछी किरणें पड़ती हैं उसको कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध, यानी 23.5 से 66.5 के बीच नदर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में जो एरिया है, वहाँ वर्ष भर, सालों भर सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है। और ऐसे क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध या इंग्लिश में हम कहेंगे टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन के नाम से जानेंगे। वर्ष भर सूर्य की किरणें क्या होंगी? सीधी पड़ेंगी, सॉरी तिरछी पड़ेंगी। इसके ऊपर यहां देखा जाए तो ये शीत कटिबंध है, शीत कटिबंध, फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन। यहां पर क्या होता है, 6 महीने के दिन होती है और 6 महीने की रात होती है। जैसे देखिए, हम यदि इसको लें, ये है सूर्य की सीधी किरण पड़ रही है और ये इधर किरणें पड़ रही हैं। ये वाला एरिया जो है, यहाँ किरण नहीं पहुँचेगी, क्योंकि सोचिए ये जो दिन में है सूर्य के सामने, इधर सब दिन है, इधर रात है। ये घूम कर यहाँ जाएगा, रात में चला जाएगा, फिर घूम के यहाँ आएगा, दिन में आ जाएगा। इसको देखिए, ये दिन में है और घूम कर यहाँ आएगा तो फिर रात, फिर दिन। इसको भी देखिए, दिन में है, यहाँ आएगा तो रात और फिर दिन। लेकिन इसको देखिए, जो यहाँ से घूम के यहीं जाएगा, अभी भी रात तभी भी रात। और यहाँ पर जो 66.5 डिग्री का, इसको देखिए, ये घूम कर दिन में है, घूम के आएगा तो फिर दिन में, फिर दिन में, फिर दिन में। यानी इस साउथ क्षेत्र में दिन रहेगा और नॉर्थ क्षेत्र में क्या होगी? रात। और कितने घंटे की? 24 घंटे। और कब तक 24 घंटे? 6 महीने तक। जब पृथ्वी सूर्य का आधा चक्कर लगा लेगी, यानी 12 महीने में एक चक्कर लगाती है, तो आधा चक्कर 6 महीने में। तो यहाँ पर अब कंडीशन क्या हो गई कि ये देखिए, ये जो ऊपर वाला रात में रहता था,
अब सूर्य के सामने हो गया, परमानेंट क्या रहेगा, दिन में, और नीचे वाला जो रात में रहता था, दिन में रहता था, दिन में, अब वो परमानेंट क्या हो जाएगा, रात में। तो ये जो शीत कटिबंध क्षेत्र है 66 और 90 डिग्री के बीच, वहाँ 6 महीने के दिन होती है और 6 महीने की रात होती है। इसी में नॉर्वे स्थित है। जैसे अपने यहाँ शाम को 4-5 बजे हल्की धूप रहती है, हल्की सी, उसी तरह का सालों भर वहाँ माहौल बना रहता है, या सॉरी 24 घंटे माहौल बना रहता है। तो यहाँ पर 6 महीने तक उसी तरह दिन बना रहेगा। तो ये शीत कटिबंध है। नॉर्वे इसी क्षेत्र में, इसे अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। जब हम लोगों के यहाँ रात्रि होती है फिर भी उसके यहाँ क्या होता है, सन दिखाई देता है। तो अर्धरात्रि के सूर्य के देश के नाम से इस क्षेत्र के नाम से इसको जानते हैं, जिसमें नॉर्वे में नॉर्वेजियन सभ्यता रहती थी, वहाँ तक पहुँच थी और वहाँ तक हम लोग जाते थे। तो वहाँ तक जब जानकारी थी तो कहा गया नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूर्य। हालांकि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस का आर्कटिक वाला क्षेत्र है, ग्रीनलैंड है, कनाडा है, ठीक है, यूएसए के अलास्का वाला क्षेत्र है, उन सब में 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है। और दक्षिण में अंटार्कटिका ध्रुव, अंटार्कटिका महाद्वीप है, वहाँ पर भी 6 महीने के दिन 6 महीने की रात होगी। तो वो सब अर्धरात्रि के सूर्य के क्षेत्र के रूप में है, लेकिन स्पेशली नॉर्वे को ही अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। अब देखिए इतनी चीज़ें जानना, अभी सिर्फ ये हमने अक्षांश देशांतरों का एक परिचय ही देखा है। अब इसका एप्लीकेशन भी देखना है कि कैसे यूज होता है और कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम इसका क्वेश्चन देखेंगे और कुछ सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन से भी होकर क्वेश्चन बनते हैं। अगले टॉपिक में हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे और फिर उसका क्वेश्चन देखेंगे। अभी हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वह इसी पर आईएएस में आए हुए प्रश्नों को, फिर पीसीएस में आए हुए प्रश्नों को और फिर अदर एग्जाम के प्रश्नों को, जो टिपिकल प्रश्न हैं, विश्लेषणात्मक प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को सॉल्व करके एक वीडियो देंगे। वो ज़्यादा जरूरी है, उसको देखिएगा। और उसके बाद फिर इसी टॉपिक पर हम लोग जो उत्तरायण दक्षिणायन हो रहा है उससे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा आते हैं। तो उन प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे और उसके बाद फिर उस पर प्रश्नों को सॉल्व भी किया जाएगा। फिर इस टॉपिक से जो भी टॉपिक होगा उसके मेंस के क्वेश्चन होंगे। तो मेंस का क्वेश्चन पूछा क्या है, हमने बताया क्या है, इनमें किन किन बिंदुओं की चर्चा करनी है और वर्ड्स जब बढ़ाने हैं तो कैसे क्वेश्चन को बढ़ाने हैं, उन सब चीज़ों की भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो ये इतना आपका एक शॉर्ट वीडियो था, आप लोग इसको देखिए और अच्छे से देखिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे जो भी क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं टॉपिक से होंगे, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा ताकि क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें। ओके, थैंक यू।